इसराइल और भारत दो दहशतगर्द रियासतें और दोनों एक दूसरे की दोस्त, लेकिन इन दोनों रियासतों में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है। ट्रंप की जानिब से तुर्किया को जदीद F-35 लड़ाका तैयारे देने के बाद इन दोनों ममालिक में इस वक्त वावेला जारी है। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ट्रंप ने कहा जनाब तुर्किया से हम पाबंदियाँ हटा लेंगे, तुर्किया को F-35 लड़ाका तैयारे दे देंगे। ये खबरें सामने आने के बाद इसराइल और भारत दोनों रोने वाले हुए हैं, उसकी वजह क्या है? वो ये वजह है आदिल भाई कि असल में तुर्किया जो है वो बहुत उभर कर सामने आया है एक अस्करी क़ुव्वत के तौर पे, और वो नेटो का सेकंड बिगेस्ट एक ताकत बन चुकी है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है वो। तो अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि उसके पास असलहा बहुत ज़्यादा है, जदीद तरीन असलहा है, मईशत पे उसने बहुत काम किया है, सिफारतकारी पे बहुत काम किया है। तो वो अब नेटो में उभर कर सामने आ गया है और काफ़ी ऊपर आ चुका है। अब मामला ये है कि अगर उसको F-35 तैयारे दिए जाते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप के करीब हो जाता है और जदीद तरीन F-35 तैयारे उसको मिलते हैं, तो एक बालादस्ती जो उसने अपने जहन में नेतन्याहू ने बनाई हुई है, इसराइल ने बनाई हुई है, वो पाश हो जाएगी और वो उसको बहुत बड़ा चैलेंज मिल जाएगा, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि मेरे पास जब $120 मिलियन का एक F-35 तैयारा जो उसके होता है, ये तैयारों का पूरा फ्लीट है, तो इसका मतलब ये है कि मशरिक़ वस्ता मेरी बालादस्ती के अंदर है। जी बिल्कुल। मेरी फ़िज़ा, उसकी फ़िज़ाएँ मेरी फ़िज़ाएँ हैं, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कार्रवाई कर सकता हूँ, बहुत से अहदाफ़ को निशाना बनाने के बाद वापस आ सकता हूँ और मुझे कोई ना ट्रैक कर सकता है, ना मेरे सिग्नेचर्स को कोई पकड़ सकता है F-35 के। और जदीद तरीन कोई दिफाई निज़ाम अगर S-400 वगैरह किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं वहाँ जाकर तबाही मचा दूँगा। और ये एक सीधा सा पैगाम है कि इसराइल की, मैं मशरिक़ वस्ता में जो मर्जी करता फिरूं, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। जी, गुंडागर्दी है, उसको रोक नहीं पाऊँगा। अब मामला ये है कि ये चाह रहे थे कि किसी तरह F-35 तैयारे तुर्किया को मिलें, लेकिन तुर्किया को उन्होंने F-35 तैयारे इसलिए नहीं दे रहे थे अमेरिका, कि वो उसके पास S-400 सिस्टम उसने रूस से ख़रीदा था, और S-400 सिस्टम ख़रीदे जाने के बाद अमेरिका को ये बहुत ज़्यादा डर था कि हमारे F-35 तैयारों के सिग्नेचर पकड़ लिए जाएंगे। इसका मतलब ये है कि वो ट्रैक कर लिया जाएगा, और जब वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल तैयारा ट्रैक कर लिया जाएगा तो उसको फिर निशाना बनाना भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं तो होगा। ट्रैक ईरान ने भी कर लिया था और ईरान ने निशाना भी बनाया। जी, ईरान ने करके दिखा दिया, तो उनके बहुत सारा गुरूर जो है वो जो 2019 से उनके दिमाग में था, वो पाश होकर नहीं गिर गया। 3 महीने में पाश हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके बाद जब एक F-35 को ईरान को निशाना नहीं बनाना था, तो उसने उसको सिर्फ जैमिंग करके लॉक किया था, तो उसका पायलट बौखला गया था और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से एक ऐसी एयरबेस पे उतरा जहाँ पे उसको नहीं उतरना था, और वो इमरजेंसी लैंडिंग थी। तो अब मामला ये है कि तुर्की जो है वो इस वक्त बहुत अपने एक एग्रेसिव मूड में है, काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, और बहुत सारी जो इसराइल है उसकी धमकियों का जवाब नहीं दे रहा। अब इसराइल का प्रॉब्लम ये है कि वो ईरान को नुकसान पहुंचा चुका, ईरान से चोट भी खा चुका, डर चुका। अब वो हर अपने वज़ीर को कहा जा रहा है उनके कि तुर्किया का नाम लेना शुरू करो, उसको थ्रेट के तौर पे सामने लेकर आओ। बिल्कुल, अब वो शाम के ज़रिए होते हुए तुर्किया की जानिब बढ़ना चाहता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और शाम में जब वो चाहता है कि वो लबनान में अपनी कदम मजबूत करने के बाद शाम पहुँचे, तो शाम पहुँचने का बिल्कुल मतलब ये है सीरिया में कि आप तैयब अर्दवान को चैलेंज करना शुरू हो गए, तुर्किया को चैलेंज करना शुरू हो गए। और तुर्किया जो है अगर वो किसी तरह सीरिया को छोड़ देता है, तो आप यूँ समझ लें कि ग्राउंड फोर्सेस अगर उसकी वहाँ मौजूद ना हो और वो किसी तरह, तो कॉरिडोर खाली हो जाएगा ना, तुर्किया तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बराबर में। तो अब जो नेतन्याहू है उसकी स्ट्रैटेजी है कि अगर F-35 तैयारा तुर्किया को मिल गया, तो तुर्किया कहाँ तक आकर प्रवास कर सकेगा, उसको पकड़ा नहीं जा सकेगा, उस पर एक नया जदीद सिस्टम लगाना पड़ेगा दिफाई, जो उसको तबाह करने की कोशिश करे। तो अब इतनी ज़्यादा ताम झाम के बजाय उन्होंने कहा कि भाई हम जाके डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज़ करते हैं। स्मोत्रिच है, बैन गवर है, नेतन्याहू है, ये सब लोग अब यही गर्दान मुसलसल दोहरा रहे हैं कि F-35 तैयारा मत दो, तुर्किया दूसरा बड़ा ख़तरा है, ईरान के बाद तुर्किया अब ख़तरा हो गया है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी बात समझ में आ गई है कि तुर्किया ख़तरा नहीं है, तुर्किया ने अपने आप को मनवाया है, वो बराबर में बैठे तुर्किया के, और उन्होंने कहा कि हम इसको शायद तैयारे देंगे तुर्किया को। लेकिन तुर्किया के सदर रजब तैयब अर्दवान ने बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर ये बात कही कि हमें तैयारे मिलेंगे, हम अमेरिका से तैयारे F-35 लेंगे, और हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम ये तैयारे रख सकें। अब मामला ये है कि उन्होंने F-35 तैयारे के बिल्कुल ही करीब करीब की एक टेक्नोलॉजी बना ली है,
बिल्कुल, उन्होंने अपने कान के नाम से अपना 5वीं जनरेशन का लड़ाका तैयारा तकरीबन बना लिया है, उसकी टेस्ट फ्लाइट्स भी हो गई हैं। जी, और इसका मतलब ये है, टेस्ट फ्लाइट का मतलब ये है कि वो तैयारा बिल्कुल ठीक है। अब उसको बड़ी तादाद में चूँकि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और उसको फ्लीट का हिस्सा बनाना है, इसलिए उसको टाइम लग रहा है। और मज़े की बात ये है कि इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान भी शराकतदार है। जी, पाकिस्तान भी शराकतदार है और पाकिस्तान 5th जनरेशन पे बहुत ही मेटिकुलसली काम कर रहा है, बहुत ही बारीक-बीनी से काम कर रहा है। और एक धड़का जो इसराइल के बाद भारत को है, वो यही है हाँ, कि मैं यही सवाल आपसे करना चाह रहा था कि चलो इसराइल का तो समझ में आता है ये धड़का या उसके तहफ़्फ़ुज़ात समझ में आते हैं कि वो खित्ते में एक दूसरे के करीब हैं। भारत को क्या तकलीफ़ हो रही है? भारत को ये तकलीफ हो रही है कि उसको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको थप्पड़ कहाँ से पड़ने वाला है, क्योंकि पहले भी उसको ये लगा था कि जंग होगी जिसमें हम थोड़ा पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे और ये करेंगे, और दुनिया भी यही समझ रही थी। लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम था कि ये जंग एक यकतरफा जंग होगी जिसमें पाकिस्तान बांध कर मारेगा। पाकिस्तान ने उतने ही ज़ख्म सहे अपनी जंग में जितने वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए सह रहा था। उसके बाद जब जवाब देने का वक्त आया तो पता ये चला कि पाकिस्तान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, पहले हाथ पाँव बांधे और उसको एक नए वॉरफेयर से मुतारिफ कराया। जो 9 लाख फौज भारत की खड़ी एक जगह पे देख रही है शक्ल, बाकी फौज कहीं और खड़ी शक्ल देख रही है। खड़े हुए देखते ही रह गए, ना हिल पाए ना कुछ कर पाए कि उनके साथ हो क्या रहा है उन्हें समझ में नहीं आया। बिल्कुल, और इसीलिए उनको ये डर लगता है कि पाकिस्तान जो अब अगली जंग में या अगली कोई अगर हम उसके साथ जाके उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं तो वो एक अलग तरह का सरप्राइज़ देगा, और वो अलग तरह का सरप्राइज़ जब हमें मिलेगा तो फिर हमारे कई साल ज़ाया हो जाएंगे उस टेक्नोलॉजी को समझने में। जब हम वो टेक्नोलॉजी लेके दोबारा पाकिस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान एक तीसरी टेक्नोलॉजी के और जरिए मुझे लगता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात की सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि पाकिस्तान और तुर्किया जो है वो एक दूसरे के दोस्त ममालिक हैं। 5वीं जनरेशन के लड़ाका तैयारे पे दोनों काम कर रहे हैं कान के नाम से, और अगर तुर्किया को F-35 लड़ाका तैयारे मिल जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी उसके पास आ जाती है और टेक्नोलॉजी की समझ तुर्किया को आ जाती है, तो वही टेक्नोलॉजी की समझ पाकिस्तान को भी मुंतकिल हो जाएगी। शायद इस वजह से भी वो ज़्यादा खौफ का शिकार है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पहले से 5th जनरेशन पे काम कर रहा है और उसको ये बात मालूम है कि ये टेक्नोलॉजी अगर हासिल नहीं कर रहे आप तो आपकी फ़िज़ाओं में वो बरतरी नहीं है। इसीलिए 5th जनरेशन पे काम करते करते पाकिस्तान खुद बहुत ही एडवांस लेवल्स पे पहुंच चुका है, और अगर उसको F-35 से रिलेटेड कुछ ज़्यादा मालूमात मिल जाती हैं और वो उसको इस्तेमाल भी कर लेता है किसी तरह से, तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा तैयारा बना सकते हैं जो अपनी 5th जनरेशन प्लस F-35 की 5th जनरेशन और उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को आप जब स्टडी करने के बाद चीज़ बनाएंगे तो आप F-35 से ज़्यादा ख़तरनाक एक तैयारा तैयार कर लेंगे। और जब वो तैयारा तैयार कर लेंगे तो उसके मतलब ये है कि ये धड़का इसराइल को भी लगा रहता है और ये धड़का भारत को भी लगा रहता है। भारत का प्रॉब्लम ये है कि भारत के पास जदीद पैसे हैं, वो कुछ ख़रीद सकते हैं, दिमाग नहीं है उनके पास, इसीलिए वो जाके रफ़ाल जब ख़रीद के लाते हैं तो नारियल फोड़ते हैं और कहते हैं कि यार हम नारियल फोड़ सकते हैं। वो नारियल फोड़ते हैं और हम उनके रफ़ाल फोड़ देते हैं। हम उनके रफ़ाल फोड़ देते हैं और हम उन्हें हैरान कर देते हैं और बहुत दूर से निशाना लगाते हैं और वो सारी चीज़ें जंग में अज़हर भाई, वो पैसों के ज़रिए टेक्नोलॉजी ख़रीद तो सकते हैं लेकिन उनके पास इतनी महारत नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी का कोई दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सके, और पाकिस्तान ने उनकी तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी को है ना ज़मीन बोस कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बहुत ही आम मिसाल से समझते हैं कि अगर एक रफ़ाल आप पाकिस्तान को दे दें और एक रफ़ाल आप इंडिया को दे दें तो इंडिया रफ़ाल उड़ाएगा, पाकिस्तान रफ़ाल उड़ाने के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी काम करके उसका एक अपग्रेडेड और एडवांस वर्जन लेकर आएगा और दुनिया को हैरान कर देगा। और यही वजह है कि बहुत सारे जो मामलात हैं दुनिया में, बहुत सारे ममालिक को इसीलिए भी बहुत सारी चीज़ें नहीं दी जाती क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये हमारी टेक्नोलॉजी से आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़हीन लोग हैं, इनके पास बड़े दिमाग हैं और ये कुछ नई टेक्नोलॉजी। अच्छा अज़हर भाई, तुर्किया को F-35 लड़ाका तैयारे अगर मिल जाते हैं तो ख़ित्ते में आप उसकी बर्तरी को कैसे समझते हैं कि क्या इसराइल पर उससे बर्तरी हासिल हो जाएगी? तुर्किया के पास ऑलरेडी इतना कुछ है कि उसकी बर्तरी ख़ित्ते पर है, और इसराइल जब ये बात करता है कि ये मेरा दुश्मन है और मैं जाके इसको तबाह कर दूंगा, तो बहुत सारे जो लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, जो बहुत दूर तक देख रहे होते हैं, दूरअंदेश लोग हैं, वो ये कहते हैं कि तुम्हारा तुर्किया से कोई मुकाबला नहीं है। तुर्किया के पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, फ़ौज है, खून है, एक तारीख़ है, एक पूरा कल्चर है उनका, वो जंगजू कौम है और वो रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना भी जानती है और वो आगे बढ़कर हमला करना भी जानती है। तुम लोग साजिशी किस्म के लोग हो और तुम लोग इस तरह की छोटी छोटी पीछे छुप के तुम हमले करते हो, जुल्म कर सकते हो निहत्ते लोगों पे। जी, तो अब अगर तुर्किया के पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो उसकी जो दायरा कार है पूरे ख़त्ते में वो बढ़ जाएगा, और आप यूँ समझें कि वो
जब आप इसराइल उस पर हमला करने की कोशिश करता है, तो जब इसराइल के ऊपर भी जो है जवाबी वार हो सकता है और उसके मफादात जो ख़ित्ते में हैं उन पे भी जवाबी वार हो सकता है। तो अब वो इसलिए डर रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, मिलिट्री इक्विपमेंट तुर्किया के पास, और अगर तुर्किया को मज़ीद कुछ चीज़ें दे के उसको इक्विप्ड कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये उसी तरह छितर खाएगा जिस तरह पाकिस्तान से भारत ने खाए हैं ना, कि वो रो भी रहा था, फिर प्याज भी खा रहा था, फिर छितर भी खा रहा था, और 100 जूते, बिल्कुल 100 जूते। तो यही मामला हुआ उसके साथ, इसीलिए परेशान है, इसीलिए लॉबिंग शुरू कर दी है उन्होंने। ये वाशिंगटन के अंदर, वाइट हाउस के अंदर अपनी जो लॉबी है उसको सरगर्म कर दिया है। इसीलिए उन्होंने अपने हर मिनिस्टर को कहा है कि अपने बयान के साथ तुर्किया ज़रूर बोला करो। लबनान की जब बात करके फाइनल करके जब ख़त्म करो ना कि लबनान से हम वापस नहीं आएंगे, तो एक जुमला तुर्किया के बारे में ज़रूर कहा करो। ये उन्होंने एक कौमी पॉलिसी के तौर पर अपनी काबीना को समझा दी है। और इसीलिए आप देखें, स्मोत्रिच हो, बैंकोवर हो, कोई और भी हो, वो उनके बयानात में रोज़ तुर्किया का जिक्र होता है। हाँ जी, और उनका एक्स पीएम जो है नफ्ताली बेनेट, वो भी इस तरह की बातें कर रहा होता है कि भाई कौन कौन से अब अपकमिंग चैलेंजेस हैं इसराइल के लिए। तो अंदाज़ा ही हो रहा है कि जो नई आने वाली गवर्नमेंट है, चाहे वो नेतन्याहू की हो या नहीं हो, वैसे तो नेतन्याहू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कोई नई गवर्नमेंट भी आती है तो वो तुर्किया को थ्रेट लिस्ट में ऊपर करके रखेगी, उसके बारे में खूब शोर मचाएगी, वावेला करेगी और उसको उसी तरह से बदनाम करने की कोशिश करेगी जैसे उसने ईरान को बदनाम करके तनहा करने की कोशिश की। लेकिन वो जहाँ जैसे वो ईरान के साथ मार खाया है, उससे कई गुना ज़्यादा इस पर क़यामत बरसेगी, ये बहुत बुरी मार खाएगा। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई। अज़हर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।